सो हम लोग यहाँ पर थे। अलीवर्दी खान का आगमन होता है और अलीवर्दी खान जो है वो 1740 से लेके 56 तक बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है। तो 1740 से लेके 56 तक बंगाल के नवाब के रूप में अलीवर्दी खान का अपॉइंटमेंट है। अब यहाँ पे जो स्थिति बिगड़ती है वो ये कि मराठों का शासन धीमे धीमे या मराठों की शक्ति बढ़ती है। तो 1751 में अलीवर्दी खान मराठों से संधि करता है और ये संधि जो है वो रघुजी भोसले के साथ होती है। ठीक है। इससे फायदा ये होता है कि आगे के 8 साल, ठीक है, 1751 से लेके 1759 या 60 तक मराठों का आक्रमण बंगाल में नहीं होता है और 1761 में पानीपत के थर्ड वॉर में मराठे हार जाते हैं। अलीवर्दी खान एक योग्य शासक था और इसने अपने शासन काल में भूमि सुधारों के अलावा व्यापार को प्रोत्साहित किया। तो भूमि सुधार भी किए, फिर इसके बाद व्यापार को प्रोत्साहित भी किया और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाते हुए कलकत्ता और चंद्रनगर, अंग्रेजों के साथ कलकत्ता और फ्रेंच के साथ चंद्रनगर की अपनी अपनी बस्तियों के किलेबंदी का विरोध किया। तो इनकी जो किलेबंदी हो रही थी या फोर्टिफिकेशन हो रहा था उसका इसने विरोध किया। तो ये आखिरी शासक था जिसने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ थोड़ा सा विरोध की भावना रखी, क्योंकि आगे आने वाले शासकों में ऐसा हमें कोई देखने को नहीं मिल रहा है। ज्यादातर लड़ाइयां पानीपत में ही हुई हैं, ऐसा क्यों? संदीप देखिए, ऐसा है कि पानीपत जो है वो दिल्ली के पास में है। दूसरी बात, जितने भी आक्रमणकारी आए वो सब अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए आए। तो अब यहाँ पे पानीपत का, एक तो पानीपत में थोड़ा सा एरिया भी काफी बड़ा है, उस समय रहा होगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि दिल्ली पर अटैक करने की अपेक्षा पानीपत का युद्ध लड़ने से ये डिसाइड हो जाता था कि अब दिल्ली पे शासन कौन करेगा। ठीक है। तो पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीता है। सेकेंड वॉर हुआ है अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर बल्कि बैरम खान जीता, क्योंकि अकबर तो बहुत छोटा था। लेकिन 1761 में अहमद शाह अब्दाली जीतता है। तो अब पानीपत का जो वॉर है या पानीपत का एरिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि पानीपत एक तो दिल्ली के पास था, दूसरी बात एरिया वाइज काफी बड़ा था, है ना, और तीसरी बात ये कि दिल्ली के जो शासक थे वो पानीपत में लड़ना ज्यादा सही समझते थे, क्योंकि दिल्ली में लड़ने की कोई खास जगह नहीं थी। ठीक है। चलिए, तो अलीवर्दी खान के शासनकाल के अंतिम दिनों में अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी प्रारंभ की और दूसरी तरफ मराठा आक्रमणों ने भी नवाब को काफी तंग किया। 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ होती है। ठीक है। और अलीवर्दी खान की लड़की का लड़का, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है। तो सिराजुद्दौला जो है वो अगला नवाब होकर आता है। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों के बारे में ये कहा है कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी और यदि छेड़ा गया तो वो काट काट कर मार डालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है। ठीक है। और चूंकि अलीवर्दी खान का कोई लड़का नहीं था, उसकी लड़कियां ही थी, तो उसकी लड़की का लड़का जो है वो सिराजुद्दौला अगला नवाब बना। तो अब अपना जो ये पहला चैप्टर है वो क्लोज हो गया। तो अब हम लोग अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरा चैप्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है। सो अपना सेकंड चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है और ये है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है। तो यहां पर शुरुआत हम सीधा मुर्शिद कुली खान से थोड़ा सा एक बार फिर से करेंगे। तो उसमें एक बार सुन लीजिए बस, केवल ज्यादा और उसमें चीज नहीं है।
तो बंगाल जो था उसमें हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि आज का पूर्वी बंगाल या बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट का कुछ पोर्शन, तो ये मुगल काल का सर्वाधिक संपन्न जो था वो प्रांत था। 1701 में यहाँ पर मुर्शिद कुली खान का अपॉइंटमेंट होता है औरंगजेब के समय। ठीक है सर, कौन सी बुक लेनी होगी? कायनात आप केवल एनसीईआरटी पढ़िए और 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ही पढ़िए। ठीक है, और इसको आप लगभग सारे जितने भी जीएस के टॉपिक्स हैं तो सब में आप फिलहाल यही पढ़िए। बाकी जो चीजें हैं वो मैं आपको धीमे धीमे इसके माध्यम से, हम लोग क्लासेस के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल एनसीईआरटी को ही फोकस करिए और एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ सकती हैं उतनी बार पढ़िए। ठीक है, और बाकी जो है वो हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे और इसमें आपको काफी सारा पॉइंट भी समझने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डचों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने बंगाल में अपनी अपनी फैक्ट्रियां बनाई और इनके समय जो हुगली है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पोर्ट था। ठीक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पोर्ट जो था वो हुगली था। ठीक है, 1705 के आसपास हम देखें तो बंगाल की जो आबादी थी वो बहुत कम थी और ये आबादी लगभग 50-15 हजार के आसपास थी। फिर 1750 तक आते आते ये आबादी 1 लाख के आसपास हो गई और ढाका और मुर्शिदाबाद, ढाका जो इस समय बांग्लादेश की राजधानी है, ये 2 घनी आबादी वाले जिले थे, मतलब जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। ठीक है, फिर अगली चीज यहां पर आती है कि 1633 से लेकर 1663 तक बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासन के अधीन फैक्ट्रियां और कारखाने स्थापित किए और अंग्रेजों ने यहां पर शांतिपूर्वक व्यापार किया। ठीक है, तो शांतिपूर्वक यहां पर व्यापार चला है। फिर अगली घटना यहां पर होती है कि 1651 में शाह शुजा, ये हम लोगों ने उसमें भी डिस्कस किया था, है ना, और शाह शुजा से अनुमति प्राप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली में अपना कारखाना स्थापित किया। ठीक है, हुगली कहाँ है संदीप? हुगली वेस्ट बंगाल में है भाई। हुगली जो है वो हुगली नदी पे एक पोर्ट भी है ना। तो शाह शुजा से अनुमति प्राप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली में अपना कारखाना स्थापित किया और बंगाल से जो निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थी, बंगाल से जो निर्यातित वस्तुएं थी उनको हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि शोरा, शोरा का मतलब साल्ट पीटर, इसके बाद रेशम, चीनी, है ना, और अनाज जिसको हम जीन्स कहते हैं, तो इसका जो है वो व्यापार प्रारंभ किया। फिर इसके बाद अलीवर्दी खान आता है, अलीवर्दी खान के बाद जो है वो सिराजुद्दौला आता है। तो अब हम लोग सिराजुद्दौला के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड बहुत कम रहा है, 1 साल ही रहा है, लेकिन ये टाइम पीरियड काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो है वो जैसा भी हम लोगों ने देखा कि अलीवर्दी खान की लड़की का लड़का था और सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा है तब उसके प्रतिद्वंदी जो थे वो काफी सारे थे। तो इसमें पहला प्रतिद्वंदी था पूर्णिया का नवाब शौकत जंग। पूर्णिया कहाँ है आज के समय में? बिहार में। तो पूर्णिया का नवाब शौकत जंग जो कि उसका चचेरा भाई था, सिराज की मौसी जिसका नाम था घसीटी बेगम, और तीसरा जो उसका विद्रोही था वो था मीर जाफर। मीर जाफर बेसिकली अलीवर्दी खान का दामाद था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अलीवर्दी खान का दामाद था ये। तो अपने विरोधियों का दमन करने के लिए सिराजुद्दौला ने सबसे पहले अपनी मौसी घसीटी बेगम को बंदी बनाया। फिर जो मीर जाफर थे उसकी जगह पर मीर मदान को अपना सेनापति अपॉइंट कर दिया। तो इससे 2 विरोधी जो थे वो धीमे से खत्म हुए, लेकिन ये दोनों विरोधी बाद में जाके अंग्रेजों से मिल गए। यहां पर सिराजुद्दौला ने एक कश्मीरी युवक था जिसका नाम था मोहनलाल।
ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मोहनलाल और मीर मदान ये दोनों उसके लेफ्ट एंड राइट हैंड थे। ठीक है, तो ये कश्मीरी युवक इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि ये मोहनलाल जो था ये प्रधानमंत्री या वजीर की तरीके से व्यवहार करने लगा था। ठीक है, 1756 में क्या हुआ कि सिराज ने पूर्णिया के शौकत जंग के दमन के लिए प्रस्थान किया और इसी समय सिराजुद्दौला को मुगल शासक से एक फरमान मिला जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर उसकी सूबेदारी का अनुमोदन कर दिया गया। तो 1756 में ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी जो है वो मुगल साम्राज्य के द्वारा सिराजुद्दौला को दी गई। अब सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से जो संबंध था वो काफी कड़वाहट भरा था और इसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार थे। तो इन कारणों में पहली चीज ये कि सिराज का ये मानना था कि अंग्रेजों के द्वारा नवाब के जो भी विद्रोही हैं उनको साथ में लेके षड्यंत्र में शामिल हुआ जा रहा है। ठीक है, तो षड्यंत्र में शामिल होना ये सिराज का पहला चार्ज था। दूसरा, जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना है तो उसे उचित सम्मान एवं उपहार नहीं दिए गए। तो उचित सम्मान और उपहार न मिलना ये भी एक कारण था। ठीक है, तीसरा कारण हम देखें तो तीसरा कारण यह था कि नवाब को कंपनी के द्वारा जो कासिम बाजार की फैक्ट्री है उसके निरीक्षण की अनुमति न मिलना। तो कासिम बाजार फैक्ट्री का इंस्पेक्शन की अनुमति न मिलना। चौथा कारण यह था कि नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम की किलेबंदी को करना। तो फोर्ट विलियम की किलेबंदी जो है वो हमें यहां पर देखने को मिल गई। ठीक है, तो ये कुछ कारण ऐसे थे जिसके कारण जो है वो सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ विरोध था। एक कारण और था, वो था दस्तक। फर्रुखसियर के द्वारा जो 1717 में अंग्रेजों को दस्तक का विशेषाधिकार मिला था उसे कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा अपने निजी व्यापार में उपयोग किया जा रहा था। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ये मुख्यतः कारण थे जिसके कारण इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होना कंपलसरी था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं जब ये झगड़े की शुरुआत होती है तो अब यहाँ पे पहली चीज आती है दस्तक। दस्तक से कंपनी के कर्मचारी दो प्रकार के लाभ कमाते थे। पहला, एक तो दस्तक का मतलब होता है सीमा शुल्क मुक्त व्यापार। तो पहली बात तो ये थी कि बिना चुंगी दिए व्यापार करना, ये इसका पहला लाभ था। और दूसरा लाभ ये था कि ये जो अंग्रेज थे ये अपने भारतीय मित्रों को दस्तक बेच देते थे। तो भारतीय मित्रों को दस्तक बेच देना, इस तरीके से ये दो तरीके से पैसे कमाते थे। तो अब प्लासी के युद्ध के बाद दस्तक का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा और फाइनली कॉर्नवालिस के समय हम देखते हैं कि दस्तक को समाप्त कर दिया गया। तो कॉर्नवालिस के समय दस्तक समाप्त हो गई। ठीक है, तो अब यहां पर हम जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कासिम बाजार की फैक्ट्री का इंस्पेक्शन नहीं करना ये सिराजुद्दौला को अच्छा नहीं लगा और सिराजुद्दौला ने क्या किया कि मई 1756 में कासिम बाजार पर अटैक कर दिया। तो कासिम बाजार ये कलकत्ता के ही पास में है और कलकत्ता में ही माना जाता है इसको आज के समय में। तो कासिम बाजार पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, सो कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए नवाब ने आक्रमण का नेतृत्व खुद किया और अंग्रेजों की ओर से यहां से गवर्नर ड्रेक, ये नाम ध्यान रखिएगा, गवर्नर ड्रेक को इन्होंने सिराजुद्दौला ने ऐसी स्थिति में लाके रख दिया जहां पर इन्हें सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन इनके पास नहीं था। ठीक है, यहीं पर 20 जून 1756 को
ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की दुर्घटना होती। तो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है? बेसिकली यहाँ पर एक 18 बाई 14.5 का एक रूम था जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं था, और इसमें 146 लोग रखे गए, जिसमें 123 लोग अगले दिन मर गए। तो केवल 23 लोग जो थे वो जिंदा थे, और इसमें हॉलवेल जो थे वो भी बच गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंग्रेज था वो गवर्नर ड्रेक था, और गवर्नर ड्रेक के साथ मिस्टर हॉलवेल, ये दो लोग जो थे वो इंपॉर्टेंट थे। तो हॉलवेल ने ही इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम दिया है, और इसमें 18 बाई 14.5 फुट का एक कमरा था, 18 फुट लंबा था और 14.5 फुट चौड़ाई थी। उसमें 146 अंग्रेज महिलाएं और पुरुष इनको रखा गया, और फाइनली अगले दिन 123 इसमें मर गए। तो जिस समय कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने अधिकार किया है, तो अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार के लिए अक्टूबर 1756 में रॉबर्ट क्लाइव उस समय बेसिकली मद्रास में था। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सैनिक अभियान कलकत्ता भेजा गया, और इस अभियान में रॉबर्ट क्लाइव के साथ एडमिरल वॉटसन ये क्लाइव का सहायक था। तो एडमिरल वॉटसन से संबंधित भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यहां पर सबसे पहले जब क्लाइव आया है तो सबसे पहले उसने कलकत्ता के पास बसबस पर अधिकार कर लिया, और धीमे से कलकत्ता पर भी जो है वो कब्जा कर लिया। तो कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती। ठीक है सर, उस टाइम पे पूर्णिया में आज का कटिहार भी आता होगा, हो सकता है कायनात, क्योंकि पूर्णिया आज भी बिहार में है और उस समय बंगाल में माना जाता था। तो हो सकता है कि कटिहार वगैरह आता हो वहां पे। तो अलीनगर की ट्रीटी हुई। तो ये अलीनगर जो नाम है इसको थोड़ा सा समझिए। अलीनगर का नाम कलकत्ता को दिया गया और सिराजुद्दौला के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो है वो कलकत्ता को कलकत्ता नहीं बोलता था, अलीनगर बोलता था। ठीक है, तो अलीनगर की संधि हुई, और अलीनगर की शर्तों के अनुसार नवाब ने मुगल बादशाह के द्वारा कंपनी को जितनी भी व्यापारिक सुविधाएं थी वो सारी की सारी स्वीकार कर ली। जिन अंग्रेज फैक्ट्रियों पर नवाब ने कब्जा किया हुआ था वो भी वापस किया, युद्ध हर्जाना भी दिया। यहाँ पे जो और महत्वपूर्ण चीज हुई कि अंग्रेजों को सिक्का ढालने और कलकत्ता की किलेबंदी का अधिकार मिल गया। तो किलेबंदी का मतलब हुआ फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो अंग्रेजों को सिक्का ढालने और कलकत्ता में किलेबंदी का अधिकार मिला, और फाइनली 18 अगस्त 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल, जहां पे सिक्के ढाले जाते हैं, उसकी स्थापना की। बंगाल स्थित जो फ्रांसीसी बस्ती थी चंदनगर, उस पर अधिकार करके कंपनी ने नवाब से कहा कि फ्रांसीसियों को बंगाल से बाहर निकाल दे, और इसे नवाब को मानना पड़ा। अब यहाँ पे सिराजुद्दौला की जो स्थिति थी वो धीमे धीमे काफी कमजोर होती जा रही थी। तो अब अंग्रेज ये सोच रहे थे कि मुर्शिदाबाद की गद्दी पर एक अपना शासक या एक डमी रूलर को बैठाया जाए, और इस पूरे प्रयास में जो सिराज के विरोधी थे उन्होंने पूरा साथ दिया। तो सिराजुद्दौला का जो कमजोर होना है ये अंग्रेजों को एक प्लस पॉइंट के रूप में मिला। तो अब यहाँ पे सिराज का जो विरोधी थे उसमें थे मीर जाफर, जिसे नवाब ने सेनापति के पद से हटाया। दूसरा व्यक्ति था राय दुर्लभ, जो कि दीवान के पद पर कार्यरत था, है ना, और इसको नवाब ने मोहनलाल का एक जूनियर बना दिया था। तो ये काफी चिढ़ता था कि मैं मोहनलाल के नीचे काम नहीं करूंगा। दूसरी बात, जगत सेठ जो थे ये बंगाल के मतलब काफी बड़े व्यापारी थे, लेकिन ये सिराजुद्दौला से इसलिए चिढ़े हुए थे क्योंकि सिराजुद्दौला ने इनका अपमान कर दिया। ठीक है, तो ये सिराजुद्दौला से काफी चिढ़े हुए थे। तो मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत सेठ, इन तीनों के बीच में
यहाँ पर काफी एक साजिश रची गई और इसमें यह कहा गया कि मीर जाफर अभी सुल्तान को छोड़ के हमारे पास नहीं आएगा और जब युद्ध होगा तब ये एकदम इनएक्टिव या मतलब निष्क्रिय की भूमिका निभाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक कुछ और चीजें हैं। सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो षड्यंत्रकारी और अंग्रेजों के बीच में अप्रैल और मई 1757 में कुछ सीक्रेट एग्रीमेंट्स हुए, है ना, और इस सीक्रेट एग्रीमेंट्स में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाई गई अमीरचंद और वॉटसन। तो अमीरचंद और वॉटसन के द्वारा, वॉटसन कौन था? कासिम बाजार का हेड। ठीक है, और ये पूरा डिसाइड हो गया था कि मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाना। तो अब हम लोग बात करते हैं प्लासी के वॉर की। तो प्लासी का वॉर हुआ है 1757। ठीक है, तो ये डेट यहां पर ध्यान रखना जरूरी है। 23 जून 1757 को ये वॉर होता है। तो प्लासी के युद्ध की गणना जो है वो भारत के निर्णायक युद्धों में की जाती है। प्लासी जो है वो नदिया जिले में है और गंगा नदी की सहायक नदी है भागीरथी, भागीरथी के किनारे। ठीक है, तो भागीरथी के किनारे प्लासी है और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना जो थी वो काफी कम थी, क्योंकि ये पहले से ही डिसाइड हो गया था कि मीर जाफर जो है वो गद्दारी करेगा। तो 1100 यूरोपीय सैनिक थे और 200 के आसपास कुछ और सैनिक थे। तो इनका जो हेड था वो था रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी ओर सिराजुद्दौला की सेना है। सिराजुद्दौला की जो सेना है इसमें लगभग 4500 के आसपास सैनिक थे और इसका जो नेतृत्व थे वो तीनों ही गद्दार लोग कर रहे थे। तो नेतृत्व में वैसे तो सिराजुद्दौला था, लेकिन मीर जाफर, दूसरा था यार लतीफ खान, और है ना, तो इस तरीके के लोग थे इसमें, जो पहले से ही ये डिसाइड हो गया था कि ऐसा होगा। अब यहाँ पे सिराजुद्दौला के दो सिपाही थे, मीर मदान और मोहनलाल। तो ये रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि सबसे पहले यदि हमने इन दोनों को खत्म कर दिया तो फाइनली फिर खत्म करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और बाद में ये सबसे पहले ये दोनों मारे गए और सिराज की सेना के जो धोखेबाज थे, मीर जाफर, यार लतीफ, जगत सेठ, राय दुर्लभ, ये सब लोगों ने जो है क्या कहते हैं, एक भी गोला नहीं दागा और बिना कुछ किए वापस आ गए। वापस आ गए का मतलब इन्होंने पूरी तरीके से निष्क्रिय भूमिका निभाई। सिराजुद्दौला को जब हार का पूरा सामना लगा कि अब मैं हार जाऊंगा, तो ये पालकी में बैठकर भागा। ठीक है, तो पालकी में बैठकर भागा और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को जब अपनी हार लगी तो वो भागा कैसे। तो वो भागा है पालकी में बैठ के, क्योंकि पालकी में आपने देखा होगा लेडीज बैठती हैं और वो चारों तरफ से ढका होता है। ठीक है, तो प्लासी के वॉर का अब यहाँ पे हम लोग परिणाम देखते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, क्योंकि ये युद्ध जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो जेएन सरकार का है। जदुनाथ सरकार या जादूनाथ सरकार का एक कथन है कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो जाता है और आधुनिक युग का प्रारंभ होता है, और एक पीढ़ी से भी कम समय या प्लासी के युद्ध के 20 साल के बाद ही देश जो है वो इस तरीके के शासन से पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। तो ये जेएन सरकार का स्टेटमेंट है। अगले इतिहासकार हैं डॉक्टर दीनानाथ वर्मा। दीनानाथ वर्मा का भी एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लासी का युद्ध एक ऐसे विशाल और गहरे षड्यंत्र का प्रदर्शन था जिसमें एक ओर कुटिल नीति निपुण बाघ था और दूसरी ओर भोला शिकार था। युद्ध में अदूरदर्शिता की हार हुई और कुटिलता की जीत हुई। ठीक है, तो यदि इसका नाम युद्ध कहें तो प्लासी में युद्ध कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो ये इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगले इतिहासकार हैं के एम पणिक्कर। के एम पणिक्कर का भी स्टेटमेंट बहुत बढ़िया था।
उन्होंने कहा है कि यह प्लासी सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोग और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। ठीक है, तो अब यहां पर ये तीनों स्टेटमेंट के बाद बंगाल में ल्यूक स्क्रफ्टन, ये नाम ध्यान रखिएगा, ल्यूक स्क्रफ्टन को नवाब के दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है लेकिन आने के चांसेस हैं कि बंगाल प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के दरबार में कौन सा पहला ब्रिटिश रेजिडेंट आया, तो उसका नाम था ल्यूक स्क्रफ्टन। अब प्लासी के युद्ध के बाद आर्थिक रूप से भारत का जो ये सबसे समृद्ध प्रांत था, इसको अंग्रेजों ने जी भरकर लूटा और 1757 से लेकर 1760 तक मीर जाफर ने ही केवल 3 करोड़ रुपए, आप सोच सकते हैं कि 1757 में 3 करोड़ रुपए कितना रहा होगा, 3 करोड़ रुपए की घूस दी और क्लाइव को वॉर कंपनसेशन के रूप में लगभग 3 करोड़ 75 लाख रुपए और प्राप्त हुए। ठीक है, तो जम के इस प्रांत को लूटा गया और एक अंग्रेज हैं जिनका नाम है एल्फ्रेड लॉयल। एल्फ्रेड लॉयल ने कहा है कि प्लासी में क्लाइव की सफलता ने बंगाल में युद्ध राजनीति का एक अत्यंत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल दिया। तो प्लासी के युद्ध के जो परिणाम हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के साथ ये और पुष्ट होते हैं या मजबूत होते हैं और इस युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया। कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मीर जाफर को। मीर जाफर का पीरियड है 1757 से 60 तक। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि यदि किसी को इसमें कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। हम लोगों ने यहां से डिस्कस किया था शायद। हाँ, तो ये अपनी पहली स्लाइड थी, तो एक मिनट जरा मैं लगा लेता हूं। हाँ, इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो? नो सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, ओके। सर पहली स्लाइड एक बार बता दीजिए, मैं ज्वाइन नहीं हुई थी। ओके कायनात, तो रंजीत सिंह से हम लोगों ने देखिए यहाँ पे शुरू किया था कायनात, और रंजीत सिंह के बारे में हम लोगों ने पहले देखा था कि काबुल के शासक जमान शाह, जो कि अहमद शाह अब्दाली का लड़का है, इसने 1798 में इन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर की सूबेदारी दी। रंजीत सिंह का जन्म होता है 1780 में, 1839 में डेथ होती है। रंजीत सिंह ने 1799 से लेकर और 1805 के बीच में लाहौर और अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। फिर बाद में लाहौर को अपनी पॉलिटिकल कैपिटल बनाता है। अमृतसर जो थी वो रिलीजियस कैपिटल थी या धार्मिक राजधानी थी। ओके, तो अमृतसर जो थी वो धार्मिक राजधानी थी, लाहौर पॉलिटिकल कैपिटल थी। 1808 में सतलज नदी के पास से उत्तर में हम देखें तो फरीदकोट, मलेरकोटला और अंबाला, ये तीनों पर रंजीत सिंह ने जो है कब्जा कर लिया। तो रंजीत सिंह ये जानते थे कि जिस तरीके से वो अपना विस्तार कर रहे हैं तो अंग्रेजों के साथ उन्हें कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। तो चार्ल्स मेटकॉफ के साथ अमृतसर की ट्रीटी होती है, जिसमें यह डिसाइड होता है कि सतलज का पूर्वी तट अंग्रेजों के पास रहेगा, पश्चिमी तट रंजीत सिंह के पास रहेगा और उत्तर में इन्हें राज्य विस्तार की पूरी तरीके से छूट मिल जाएगी। तो रंजीत सिंह को जब उत्तर में राज्य विस्तार की छूट मिली तो रंजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 19 में कश्मीर और 23 में पेशावर, ये तीनों जीत लिए। इस बीच में जमान शाह की डेथ होती है और उसका लड़का आता है शाह शुजा, जो कि अब्दाली का नाती है, लेकिन ये कमजोर व्यक्ति है। शाह शुजा को उसके भाई ने उसकी गद्दी से हटा दिया काबुल से, तो रंजीत सिंह ने उसको काबुल की गद्दी पर बैठने में काफी सहायता की या उसकी मदद करी। इसके बदले में शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को वापस किया, वही कोहिनूर हीरा जो कि नादिर शाह जो है वो ले गया था।
फिर इसके बाद सिख सेनापति हरि सिंह नलवा ने जमरूद और पेशावर को अफगानों से छीन लिया। अब यहाँ पे क्या था कि रशिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा था अफगानिस्तान में, तो रशिया के प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह जुजा को काबुल का शासक बना दिया। और फिर इसके बाद यहीं पर एक त्रिपक्षीय संधि होती है 1833 में, जिसमें शाह शुजा, रंजीत सिंह और अंग्रेज इन तीनों के बीच में होती। फाइनली 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? यस कायनात, एनी प्रॉब्लम? सर दोस्त मोहम्मद नाम था किसी का? हाँ जी, दोस्त मोहम्मद नाम था। तो ये दोस्त मोहम्मद बेसिकली क्या है कि उस समय काबुल का शासक था और दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को काबुल का शासक बनाया गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने रंजीत सिंह के प्रशासन पे चर्चा की, क्योंकि रंजीत सिंह महान विजेता होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थे। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था के आधार पर इन्होंने अपनी सेना का गठन किया था। यूरोपीय प्रशिक्षकों अलार्ड वेंतुरा और कोर्ट एबेटेबल, इनके सहयोग से एक ऐसी सेना का गठन किया जिसमें यूरोपीय सैनिक और अधिकारी थे। फिर हिंदू, मुसलमान, सिख, गोरखा, बिहारी, उड़िया, डोगरा, पंजाबी, ये सब लोग इनकी सेना में शामिल थे। रंजीत सिंह की जो सेना थी उसका नाम था फौज-ए-आइन, तो ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रंजीत सिंह ने लाहौर में तोप निर्माण का एक कारखाना खोला जिसमें मुस्लिम तोपची रखे। रंजीत सिंह के वित्त मंत्री दीवान दीनानाथ हिंदू और विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन मुसलमान थे। तो शासक सिख है, वित्त मंत्री हिंदू है और विदेश मंत्री मुसलमान है। फिर रंजीत सिंह ने क्या किया कि सिख मिसलों को संगठित करने के उद्देश्य से राज्य को सरकार ए खालसा का नाम दिया और अपने द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे उसको नानक शाही का नाम दिया गया। तो ये सब इसलिए किया गया ताकि सारे सिख एक साथ आ जाएं और जो सिखों में जो अलग अलग बिखराव की स्थिति थी उसको रंजीत सिंह ने खत्म किया। ठीक है, रंजीत सिंह का जो इस समय जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि अधिकारी था वो कारदार था, जो कि शासक की ओर से राजस्व संग्रह करता। इसके बाद हम कह सकते हैं कि खजांची, लेखाकार, न्यायाधीश, सीमा शुल्क अधिकारी और लोगों को ये सामान्य पर्यवेक्षण का कार्य करता था। सूबे का मुख्य अधिकारी जो था वो नाजिम था। भूमि कर 33 से 40% लिया जाता था। रंजीत सिंह की सेना के दो भाग थे, फौजे आम और फौजे खास। सर्वोच्च न्यायालय जो था वो अदालत उल आला था। एक फ्रेंच इतिहासकार हैं जिनका नाम है विक्टर जैकमो, इन्होंने रंजीत सिंह को असाधारण पुरुष की संज्ञा दी है। इसी तरीके से एक इतिहासकार हैं डब्ल्यू हंटर, उन्होंने रंजीत सिंह की फौज के बारे में कहा है कि स्थिरता और धार्मिक जोश में ओलिवर कैंपबेल के आयरन साइट्स के बाद इस सेना का कोई भी जोड़ नहीं। मतलब वो एशिया की सेकंड पावरफुल आर्मी इनके पास थी। रंजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में। उनका लड़का दिलीप सिंह जो कि काफी कम एज का था वो गद्दी पर बैठता है। रंजीत सिंह की वाइफ रानी जिंदन थी और इस समय 1839 से लेकर 1843 के बीच में 3 लोग यहाँ पर थोड़े थोड़े समय के लिए शासन करते हैं। तो रंजीत सिंह के बाद सबसे पहले खड़क सिंह आता है, फिर नौनिहाल सिंह आता है, फिर शेर सिंह आता है ना। और फिर इसके बाद हम देखें तो पहला एंग्लो सिख वॉर होता है 1845-46 में। तो पहला एंग्लो सिख वॉर जो था उसमें लॉर्ड गफ जो थे वो आर्मी हेड थे और लॉर्ड हार्डिंग जो था वो उस समय गवर्नर जनरल था। इसी समय 13 दिसंबर 1845 को मुदकी जो कि पंजाब में एक जगह है, वहां पर लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को पराजित किया जाता है और लाहौर की संधि करने पर विवश कर दिया जाता है। ठीक है, तो लाहौर की संधि में ये बातें। सो इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? देखिए नो सर। 16 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 8 सिख सरदारों की परिषद आती है जिसका हेड हेनरी लॉरेंस है और सेकंड एंग्लो सिख वॉर आता है 1848 से 49 के बीच में। इसका तात्कालिक कारण क्या है? मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह और मूलराज शेर सिंह और छतर सिंह का ऐसा मानना था कि वो लोग पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त करा सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने चिलियान वाला युद्ध, ये अनिर्णित साबित हुआ। ठीक है, फिर लॉर्ड गफ की जगह पर चार्ल्स नेपियर आ गया और फाइनली गुजरात का युद्ध हुआ। तो ये गुजरात का मतलब गुजरात में युद्ध नहीं हुआ है, ये पंजाब में ये एक जगह है कहीं पर, वहां पे ये युद्ध हुआ और इसे तोपों का युद्ध कहा गया।
ठीक है। पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया और कोहिनूर हीरा जो है वो फाइनली ब्रिटिश एम्पायर के पास चला गया। ठीक है। फिर हम लोगों ने बंगाल को डिस्कस किया। तो इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो बताना भाई, किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन। नो सर। इरशाद, अनुज, कायनात, संदीप। नो सर। ओके। फिर ये AVK का मतलब अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की 1756 में डेथ होती है, सिराजुद्दौला अगला नवाब बनता है। ठीक है। दस्तक का मतलब जरूर ध्यान रखिएगा। दस्तक का मतलब होता है सीमा शुल्क मुक्त व्यापार। मतलब अंग्रेजों को ये फर्रुख सियर के समय से ही ये एक विशेषाधिकार मिला था कि उसे उन्हें सीमा शुल्क देने की जरूरत नहीं है। तो अंग्रेज जो थे वो दोनों तरफ से पैसे कमाते। ओके। नेक्स्ट है मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, फिर फाइनली प्लासी का वॉर और युद्ध का परिणाम। ठीक है। तो अब आप में से और किसी को कोई डाउट हो या कोई कुछ क्वेश्चन या कुछ और दिक्कत आ रही हो तो बताएं, क्योंकि अब 1 मिनट बचा हुआ है, ये क्लास कभी भी खत्म हो सकती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि कल जो है वो क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज रहेगा और कल हम लोग क्लास करेंगे 9 बजे। ठीक है। सो 9 PM पर, उसके पहले मैं आपको लिंक दे दूंगा और हम लोग फिर डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग जो है उसमें जो भी इसके मीर जाफर के बाद जो भी हुआ, मीर जाफर है, मीर कासिम है ना, और बंगाल में द्वैत शासन आता है ना, तो ये सब चीजें कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। सो अब टेलीग्राम पे जो मैंने आज से शुरू किया है क्विज, ये आपको एक डेली क्विज मिलती रहेगी, है ना। तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ इरशाद, आज की क्लास में खत्म कर रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। तो आज की क्लास में ओवर कर रहा हूं क्योंकि अब इसमें 1 ही मिनट बचा हुआ है और ये क्लास कभी भी खत्म हो सकती है। ठीक है, चलिए।